आरटीआई इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत ही कामयाब एक्ट माना जाता है जिसने इंडिया में गुड गवर्नेंस का आइडिया इंट्रोड्यूस कराया था। तो सवाल ये उठता है कि आप गुड गवर्नेंस से क्या समझते हैं। गुड गवर्नेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी की नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को देख के किस तरह की काम करती है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाती है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, आरटीआई ने इसे 2005 या 2005 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये आइडिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी विभिन्न देशों में, वर्ल्ड के विभिन्न देशों में इसे बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और बहुत से देशों में इसे लागू भी किया गया है। तो हम जब भी आरटीआई की बात करते हैं तो जो दो शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, जो हमारे माइंड को हिट करते हैं, वो है पहला ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इस एक्ट ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लाई है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आरटीआई एक्ट के तहत सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं फूड फॉर ब्रेन। चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज पर ही लागू होता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन सी हुई। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना हो वो पब्लिक अथॉरिटीज कहलाती हैं। लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटीज उन इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जिसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा खड़ा किया गया हो, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हर सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत मांग सकते हैं। और इस आरटीआई एक्ट में पीआईओ के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये जो ऑफिसर होते हैं ये किसी भी इंसान के रिक्वेस्ट पर उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो सेंट्रल लेवल की बॉडी होती है उसे कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट लेवल पे होती है उसे कहते हैं स्टेट लेवल कमीशन, जहां पे ये ऑफिसर्स बैठते हैं। पिछले कुछ सालों से जो न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये कि जो पीएम केयर्स फंड है, क्या ये भी पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, और यदि पब्लिक अथॉरिटी है तो क्या लोग इजीली आरटीआई के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन इसकी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। पीएम केयर्स फंड में करीब करीब 3,000 करोड़ के फंड्स इकट्ठा हो ही गए थे, और फंड रिलेटेड ये न्यूज़ गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे अच्छे से डिस्क्लोज ही नहीं की थी, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। इसके बाद पीएमओ ने क्लियर कर दिया था या बोल दिया था कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अंडर सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट इसके अगेंस्ट में पीआईएल भी फाइल की गई थी। इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसे गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है, इसे प्राइवेट इंडिविजुअल ट्रस्टीज जो होते हैं वो फाइनेंस करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस की बारी आती है, जो कि है सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस। इस केस में सुभाष चंद्र अग्रवाल ने आरटीआई को एक एप्लीकेशन लिखी थी, ये डिमांड करते हुए कि आरटीआई एक्ट के तहत कि चीफ जस्टिस की जितनी भी चीज़ें हैं आरटीआई एक्ट के तहत उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसके बाद एक दूसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी,
जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई थी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर। और ये 3 जजेस थे जस्टिस ए गांगुली, जस्टिस एच एल दत्ता और तीसरे थे जस्टिस आर एम लोधा, जिन्होंने सीनियर जजेस की जगह ले ली थी अपॉइंटमेंट के पर्पस से। इनफैक्ट एक तीसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के एसेट्स से जुड़े इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो सवाल ये उठ रहा था कि सीजीआई के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आता है या फिर नहीं आता है। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि सीपीआईओ जजेस की पर्सनल एसेट्स और बाकी के डिटेल्स को बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकता है, क्योंकि सीजीआई ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक डोमेन में ही रखी जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि आरटीआई फाइल करने पे आती है, जैसे कॉमन प्रॉब्लम ऑन फिलिंग आरटीआई, वो यही होती है कि जिस इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन निकालना होता है या जिस इंस्टीट्यूशन पे आप आरटीआई फाइल कर रहे हो वो पब्लिक अथॉरिटी है या फिर नहीं है। क्या आपको पता है कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है और पब्लिक अथॉरिटी में फॉर्म नहीं करता तो भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके तहत एक प्राइवेट बॉडी पर भी आरटीआई एप्लीकेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि अपने प्राइवेट स्कूल में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आप डायरेक्टली आरटीआई एप्लीकेशन स्कूल को नहीं दे सकते, पर आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज सकते हैं जिसके अंडर में वो स्कूल रजिस्टर्ड है। यानी कि इनडायरेक्टली आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आरटीआई एक्ट के हिसाब से कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट फंड करती है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूशंस आरटीआई अपने एम्बिट में कवर कर लेता है। तो आरटीआई एक्ट इन सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपने एम्बिट में या अपने एरिया में इनडायरेक्टली कवर कर लेता है, डायरेक्टली कवर नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। आगे चलकर इस एक्ट को 2019 या 2019 में अमेंडमेंट या अमेंड भी किया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या था ये अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट के अंडर में सेंटर को ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी कि वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों की इंफॉर्मेशन, कमिश्नर्स की सैलरी और उनके सर्विस कंडीशंस को सेट कर सकती है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में प्रीवियस एक्ट के सेक्शन 13 और 16 को भी अमेंड किया गया। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इसे अपोजिशन पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था। तो ये जो प्रीवियस 2005 आरटीआई एक्ट था इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल कमिश्नर और इसके अलावा बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, वो जैसे कि हमें पता है कि इनका टर्म 5 साल के लिए होता था या फिर 65 ईयर्स तक का होता था। अमेंडमेंट के तहत इसे पूरा हटा दिया गया और इसे पूरा भार दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी कमिश्नर का जो टेन्योर है, सर्विस है, इसे फिक्स कर सकती है। तो अब हम बढ़ेंगे आरटीआई फाइलिंग की तरफ, यानी कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीआई के वेब पोर्टल पे जाना होगा। यहाँ पे आप अपना रिक्वेस्ट सेंड करोगे टू मिनिस्ट्रीज या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। फिर
रिक्वेस्ट को सबमिट करके आपको पेज में दिए हुए सारे डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। इन सबको फिल करने के बाद आपको आरटीआई फाइल करने की फीस जो होती है उसको पेमेंट करना होगा। इनफैक्ट यदि आपको अपील भी फाइल करनी हो तो आप इसी वेब पोर्टल में जाके, आरटीआई के वेब पोर्टल में जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं। ये जो आरटीआई फाइल करने की जो फीस लगती है उसे बीपीएल पर्सन्स या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पर्सन्स आते हैं उनसे नहीं लिया जाता है। ये केवल अबव पॉवर्टी लाइन के पर्सन्स के ऊपर लागू होता है। सो अल्टीमेटली आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपका आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हो जाता है ये आपको मिल जाएगा। अब एक शॉकिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद करीब 65 आरटीआई एक्टिविस्ट को मारा गया या मार दिया गया, और इनके अलावा करीब 400 ऐसे एक्टिविस्ट थे या आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिन्हें हैरेस भी किया गया था। तो ये थे आरटीआई एक्ट के तहत या आरटीआई से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। I hope you will get some knowledge from this video. Please